नमस्कार दोस्तों, भारत के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जहां पे इंग्लिश के लिए आज एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ पे एसएससी सीजीएल। गाइस, एसएससी सीजीएल अभी एग्जाम होने वाला है और एसएससी सीजीएल प्री में अभी तक के आए हुए जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चंस हैं और यहीं पे आप इस बात को मान के चलिए, एकदम दिमाग में रखिए कि सीजीएल प्री अगर मैंने कह दिया तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और सीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जैसा कि आपको टीसीएस पैटर्न के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पता होगा कि टीसीएस पैटर्न मतलब सारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ये कहूँगी सिर्फ एसएससी ही नहीं, डीडीए, एनडीए, सीडीएस, हर उस एग्जाम के लिए जहाँ पर इम्प्रूवमेंट आता है उनके लिए तो ये है ही। उसके अलावा ग्रामर के अगर क्वेश्चंस कहीं पे भी आते हैं तो उनके लिए भी ये सेशन है, क्योंकि ग्रामर का हर एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही लाइन से रिलेटेड 4 मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो बाकी क्यों नहीं है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे सीजीएल प्री के साथ और सीजीएल प्री के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ। मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलूंगी गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मैं आपको बस इतना जरूर कहूंगी, प्लीज इसको शेयर इतना कर दीजिए कि हर किसी को पता चल जाए कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, तो लोग उसको अटेंड करें, लोग उसको देखें कि कितना अच्छा वो कर पाते हैं ग्रामर में, कितना उनको आता है, कितना सीखना बाकी है। सबके लिए साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हाँ, मेरे सामने चैट बॉक्स नहीं है पर मैं कोशिश करूंगी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है जो मैंने सॉल्व नहीं करवाई तो कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, वहां पे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि सीजीएल प्री। सबसे पहले क्योंकि लास्ट एग्जाम जो हुआ है हमारा 2019 ही हुआ है, तो 2019 से हम लोग शुरू करें। 3 मार्च से 9 मार्च तक 2019 के एग्जाम हुए थे पूरे यहाँ पे, राइट। द डायरेक्टर विल अग्री विद मी विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार बता दूं, जो ये हमारा ब्रैकेटेड और अंडरलाइन सेगमेंट है ना, बस हमें इसी में चेंजेस करने होते हैं और इसी चेंजेस के लिए चारों ऑप्शंस होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना, बाकी सब सही। डायरेक्टर विल अग्री, डायरेक्टर अग्री करेंगे विद दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के साथ, इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट, अगर हम बजट को ना बढ़ाएं तो डायरेक्टर जो है वो अग्री करेंगे इस प्रपोजल से। अब देखिए, अग्री के साथ विद आता है, एग्जैक्टली अग्री के साथ विद आता है, पर अग्री विद कब होता है? जब अग्री के साथ विद के बाद हो somebody, somebody यानी आई अग्री विद यू, राइट, इस तरीके से विद होता है। पर अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रपोजल लिखा हुआ है ना, प्रपोजल यानी क्या हो गई, समथिंग हो गया। तो अग्री के बाद अगर हमें समथिंग लाना है यहाँ पर, यानी कोई चीज लानी है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा अग्री ऑन, अग्री टू या अग्री बाय। नहीं, अग्री टू समथिंग और अग्री विद समबडी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को तुरंत से कर देंगे आप। अग्री विद पर्सन के लिए आता, अब क्योंकि यहाँ पे समथिंग है तो हम टू पे क्लिक करेंगे, ऑन हो, बाय हो, ऑफ हो, फॉर हो, फिर जो भी हो वो गलत ही होगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन अग्री टू, राइट आंसर 1। कंसेप्ट मैंने करवा दिया है इसका। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, पेन और पेपर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए आपका, सो दैट जैसे ही कोई कंसेप्ट आता है ऐसे नोट कर लें। और जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन नंबर्स को नोट कर लीजिएगा, ताकि जब दोबारा से इस वीडियो को देखें तो उन विशेष क्वेश्चंस को जरूर से आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, ताकि वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो वहां गलती ना हो। यहाँ गलती इसीलिए ये प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ, ताकि यहाँ पे आप सबको सही कर सकें। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे देखिए, कैप्टन हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद आ गया है एज वेल, द भी लिख दिया। ओके, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो होता है एज वेल एज। और अगर हमारा सेंटेंस में एज वेल एज से जुड़ा है, नॉट विद से जुड़ा हुआ है, या विद से जुड़ गया है, या टुगेदर विद से जुड़ गया है, या बट नॉट से जुड़ गया है, या इन एडिशन टू से जुड़ गया है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, बिसाइड्स होता है, इनसे अगर जुड़ता है हमारा सेंटेंस तो ये प्रेपोजिशंस होते हैं। एज वेल एज पूरा होना चाहिए था, वहां पे मैंने लिख दिया। तो ये प्रेपोजिशन होता है और इन प्रेपोजिशन के कारण जो आगे हमारा नाउन आता है वो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो वर्ब आना चाहिए ना सेंटेंस में, वो हमेशा
उस सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए जिसके पहले प्रपोजिशन, जिसके पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आया। जैसे यहाँ पे कैप्टन के पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आया तो कैप्टन इज द सब्जेक्ट और वर की जगह वॉज का यूज करेंगे। तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज, ठीक है, इसमें एज वेल एज भी कर दिया गया है और कैप्टन के हिसाब से यहाँ पे वॉज भी कर दिया, ये सही हो गया। यहाँ पे कैप्टन विद भी सही हो सकता था क्योंकि मैंने विद भी यहाँ पे लिखा है, पर यहाँ पे वर दे दिया गया है जो कि वॉज होना चाहिए था, तो ये हमारा इस कारण गलत हो गया। ऑल्सो द प्लेयर्स वर दे दिया गया है, वही चीज है, सब में गलती है, राइट। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन 2 का 2 होगा। थर्ड पे चलेंगे, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड, डिग्रेड करना होता है। अगर आप किसी को डिग्रेड करते हैं तो आप उसको क्या कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं, मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी की वैल्यू को कम कर देना, डिवैल्यू कर देना किसी को, ये होता है निंदा करना, किसी की इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, उसको डिग्रेड, डाउनग्रेड या डिवैल्यू, विलीफाई, ये सारे वर्ड्स होते हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये सब वर्ब्स हैं गाइस, ये ध्यान रखिए, ये सब वर्ब्स हैं, एक्शन। तो देयर इज अ क्या होता है, अ होता है हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अगर हमारे सेंटेंस में आर्टिकल है तो यू हैव टू सर्च फॉर द नाउन, आपको नाउन ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि नाउन होगा। अगर आर्टिकल आ गया है और आगे नाउन नहीं है तो वो आर्टिकल डेफिनेटली गलत है। तो यहाँ पे आर्टिकल आया, आगे एडजेक्टिव है, तो ये भी ध्यान में रख लीजिए, आर्टिकल और नाउन के बीच में यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है। तो अब देखिए एडजेक्टिव हो गया, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड, डिग्रेड तो हमारा वैल्यू है, सॉरी नाउन अभी अभी पढ़ा, वर्ब है, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए क्योंकि आगे एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपना नाउन दोबारा लेकर आया होगा अलग से, एक और नाउन होगा, प्रपोजिशन के बाद अलग होगा। तो इस आर्टिकल के लिए तो नाउन आया नहीं, एडजेक्टिव के लिए नाउन आया नहीं, वर्ब कभी आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं लेता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन। अब डिग्रेड का डिग्रेडेशन नाउन बन गया तो ये बिल्कुल सही है। अब डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है मॉडर्न एज में, तो ये सही है। डिलिबरेशन, लिबरेशन यानी क्या होता है, फ्री, है ना, और डेमोन्स्ट्रेशन यानी शो, शो फ्रॉम वैल्यूज, दिस इज नॉट गिविंग एनी सेंस, दिस इज नॉट गिविंग एनी सेंस पूरे सेंटेंस को देखते हुए, तो डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 4 नंबर में, अ मैन इन नीड, आवश्यकता में, अ मैन इन नीड, अगर आपने सुना होगा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड, आवश्यकता में काम आए उसी को, तो आवश्यकता के समय एक मैन जो था उसने क्या किया, पूरा सब्जेक्ट है, अ मैन इन नीड, एक व्यक्ति आवश्यकता में, प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, राइट, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए उसने रिक्वेस्ट किया, तो फॉर हेल्प, यहाँ पे जो ये हेल्प है ना, ये नाउन है, ये ध्यान रखिए, मदद के लिए, मदद के लिए उसने रिक्वेस्ट किया, तो नाउन है यहाँ पे, तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, सही है ये, तो हेल्पिंग हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है, और इसलिए गलत हो गया। कमांडेड यानी ऑर्डर, खुद नीड में है, क्या कमांड करेगा, रिक्वेस्ट इज द राइट वन हियर, तो प्लीडेड यानी रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब ये हेल्पिंग के कारण गलत हो गया। प्रॉमिस्ड, खुद प्रॉमिस में, खुद नीड में था, तो प्रॉमिस्ड भी यहाँ पे गलत हो गया, तो राइट आंसर प्लीडेड फॉर हेल्प, राइट आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, सही होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 5 नंबर, माई शूज वर वॉर्न आउट, मेरे शूज जो थे वो वॉर्न आउट हो गए थे, खराब हो गए थे। वॉर्न आउट अगर कोई चीज हो जाती है तो वो बहुत फटे, पुराने, आउटडेटेड से हो जाते, काम के अब नहीं रहे। सो आई हैड टू बाय, इसलिए मुझे बाय करना पड़ा, क्या, अ न्यू वन, एक न्यू वन। न्यू वन का मतलब क्या हो गया, हम एक चीज की बात करें, एक नया बाय करना पड़ा। लेकिन वॉर्न आउट क्या हुए हैं, शूज, जो कि कभी भी एक बाय नहीं करा जाता, एक जूता खराब हो जाता है तो हम एक जूता नहीं खरीदते, हमें फिर से दोनों जूते खरीदने पड़ते हैं, इसलिए पेयर ऑफ शूज बोला जाता है। तो अ न्यू वन के कारण ये गलत हो गया, तो हम सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट पे कट कर देंगे। अ न्यू वंस, हाँ वंस खरीदने पड़े पर अ नहीं आएगा ना, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल सिंगुलर नहीं आएगा, कट कर दो। द न्यू वन, अब वन में क्या लगा दिया है, द होता तो ठीक होता, पर अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, वन का, इसका मतलब क्या हो गया, नए वन का, नए एक का, ये कोई सेंस नहीं देगा। अपॉस्ट्रोफी एस पॉजेसिव बताता है, ये भी रॉन्ग और ये ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, तो मुझे खरीदने पड़े न्यू वंस, फिर से दूसरे खरीदने पड़े, राइट। अगले वाले में चलेंगे नंबर 6 पे, ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, जब वो शावर लेता है, वैसे ये ही इज हैविंग उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, इसका राइट होना चाहिए था ही हैज अ शावर, जब भी वो शावर लेता है वो हमेशा गाना गाता रहता है। हमने अब पढ़ा हुआ है हेल्पिंग वर्ब
के बाद जो मेन वर्ब आता है, अगर एडवर्ब लगाना हो तो हमें इनके बीच में लगा सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, मॉडल प्लस मेन वर्ब आता है, यहाँ पर मॉडल प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे एडवर्ब आ सकता है, राइट। इसी तरीके से अगर हैज हैव लगाओ आप, हैज स्टोलन तो हैज स्टोलन, सॉरी हैज स्टोलन, और इसमें हम बीच में नॉट लगा सकते हैं, एडवर्ब हो सकता है, राइट। तो आ सकता है बीच में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे अब मान लो दो नहीं है हमारे पास, है ना, मान लो हमारे पास दो नहीं है, दो नहीं है मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों नहीं है, एक ही है हमारे पास, या तो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो एडवर्ब यहाँ आएगा, यानी इसके पहले आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब अकेला है तो एडवर्ब हमेशा बाद में आएगा। कहने का मतलब है एडवर्ब वही हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और मेन वर्ब के साथ यहाँ एडजस्ट, यानी एडवर्ब तो वही रहा ना, देखो एडवर्ब तो अपनी जगह पे। तो यहाँ पे सिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद देखो स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के हमेशा पहले एडवर्ब है, मेन वर्ब के हमेशा पहले एडवर्ब है, राइट। मेन वर्ब के हमेशा पहले एडवर्ब है, तो एडवर्ब मेन वर्ब के पहले रहता है, राइट। तो ये एडवर्ब है, ऑलवेज हमेशा एडवर्ब है। अब यानी कि ऑलवेज हमें बीच में चाहिए, ये चीज क्लियर हो गई, राइट। ये काट देंगे। अब हम आते हैं सिंग पे। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, भले से एक वर्ड छोड़ के आए, पर वर्ब जो है हमारा सिंगुलर होना चाहिए। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस लगाना पड़ता। बिना एस या ई एस के जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है, हमेशा 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 प्लूरल होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ऑलवेज हमारा बीच में आना चाहिए। तो ही ऑलवेज यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, इसको कट कर देंगे, ही ऑलवेज सिंग्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आप चाहें तो मैं बिल्कुल साइड हूं, जो भी आपको समझना है बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बेटर होगा आप अपने नोट्स में इसको ऐड करते जाएं, क्योंकि इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाता, इसलिए चीजें कई बार हमारे से रह जाती, पर एक एक चीज क्योंकि मैं समझाते चल रही हूं तो आपका आराम से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। अब देखो टू फाइट, ये हमारा, अब टू फाइट का मतलब क्या हो गया, लड़ना। अभी हम लोग इसके पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेंगे। लड़ना ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड पे लड़ना यानी युद्ध भूमि पे लड़ना। फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, किसी की कंट्री के लिए, सेक ऑफ का मतलब कंट्री मतलब के लिए होता है, तो किसी की देश के लिए युद्ध भूमि पर लड़ना, नीड्स उसे जरूरत होती है, किसकी, ग्रेट स्ट्रांगनेस की, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो टू फाइट शुरुआत में आया है ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, और हमारे सब्जेक्ट की जगह पर इन्फिनिटिव और जीरन दोनों आ सकते हैं। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। जीरन यानी क्या हो गया, वो इसी का ही आईएनजी फॉर्म, फाइटिंग। ठीक है, ये वर्ब 5 होता है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, ये वर्ब 4th होता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ध्यान में रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो या हमारा सब्जेक्ट जीरंड हो, हमें ये ध्यान में रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ जो हमारा वर्ब होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। आपको पता है ये सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या ईएस लगा के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां तक कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कहाँ है, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, इसमें गलती है। आइए इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट तो ठीक है, नाउन के लिए आता है, ग्रेट भी ठीक है, एडजेक्टिव के लिए आता है। अ ग्रेट, अभी अभी पिछले किसी क्वेश्चन में अ ग्रेट ही लिखा हुआ था पहले, है ना, तो अ ग्रेट व्हाट, अ ग्रेट करेज, अ लिखा हुआ नहीं है इसलिए गलत हो गया, आर्टिकल आना चाहिए जब नाउन आ रहा है। अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट्स ऑफ कुछ नहीं होता है, या तो अ लॉट ऑफ होता है, राइट, या फिर लॉट्स ऑफ होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो फिर हमारा ये भी गलत हो गया, लॉट्स ऑफ लिख दिया है। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, मैनी, और यहाँ मैनी या फिर मच है ना, काउंटेबल के साथ आता है तो मच, और अनकाउंटेबल के साथ आता है तो मैनी। और ये द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्ट्रांगनेस इज नो वर्ड, स्ट्रांगनेस का जो मेन वर्ड होता है, नाउन होता है, वो स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, पावर।
राइट, ये होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ में लिखा हुआ तो पर अ लॉट्स ऑफ आ गया, अ लॉट्स ऑफ कुछ होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब द ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा ये नहीं बोला गया, बहुत ज्यादा ये बोला गया है, तो ये भी सेंस नहीं देगा। और स्ट्रांगनेस भी लिखा हुआ इसलिए अब हमें इसी को सही करना पड़ेगा। आ ग्रेट स्ट्रांगनेस की जगह करेज, क्योंकि करेज अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल इस पे नहीं दिया, ग्रेट करेज, ये ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब में गलतियां हैं, हम ढूंढ चुके हैं, तो राइट आंसर 7 का 1 हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे, नंबर 8, द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। ये जो एनिमल था, कोई भी एनिमल की बात करें, एनिमल जो था वो रिजेंबल कर रहा था, यानी रिजेंबल करना किसी की तरह हूबहू दिखना होता है। जैसे द चाइल्ड रिजेंबल्ड हिज फादर, बच्चा अपने फादर की तरह दिखता था। रिजेंबल करना यानी चेहरा शक्ल मिलना किसी का किसी से, तो रिजेंबल्ड विद अ कैट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, रिजेंबल टू, रिजेंबल बाय, या रिजेंबल्ड या रिजेंबल्ड विद, है ना, यानी टेंस हमारा पास्ट टेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखता था, बच्चा दिखता था या एनिमल दिखता था कैट की तरह, ये बोला गया है, राइट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एनिमल दिखा कैट की तरह। पास्ट जो सिंपल होता है ना गाइस, वो पास्ट की हैबिट्स भी बताता है। जैसे कि मैं मंदिर जाया करती थी, तो आई वेंट टू टेम्पल, ये लिख सकते हैं, आई वेंट टू टेम्पल ऑन संडेज, मैं संडे को मंदिर जाया करती थी, ये हैबिट भी बताता है सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से जरूरी नहीं कि आप इसको हमेशा मैं मंदिर गई थी यही बोले। जैसे प्रेजेंट का है ना, आई गो टू टेम्पल, तो ये मैं मंदिर जाती हूँ, तो आई गो टू टेम्पल, इसी तरीके से आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर जाती थी, जाया करती थी, ये भी बोल सकते हैं। तो द एनिमल रिजेंबल्ड, अब रिजेंबल्ड के साथ हमेशा ना विद आएगा, ना टू आएगा, ना वाई आएगा, ओनली रिजेंबल्ड। क्यों? क्योंकि ये फुल ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण ये अपने साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिना प्रेपोजिशन के सीधे वो शब्द नाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली नाउन, जो व्हाट का या हुम का आंसर दे। वो रिजेंबल करता था किससे, कैट से, तो हुम का आंसर दे रहा है ना, ये हो गया, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस वन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है इस प्रॉब्लम की, इस समस्या की, वो क्या है, इजी है, आसान है। आसान है किससे, पिछले वाले से, पिछले वाले से आसान है। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके इजी होने की तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं, इजी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, इजी में ER लगा दो, ठीक है, इजियर, और इजीएस्ट अगर लिख दें तो ये सुपरलेटिव। अब दो चीजों में तुलना हो रही है, तो हम सुपरलेटिव तो क्या होता है, सबसे इजी, ये बोलने के लिए, ये गलत। इजी उतना ही आसान जितना कि, ये भी नहीं हो पाएगा, तो इजियर और कंपैरेटिव में हमेशा देन का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। अगर हम इजीएस्ट बोलते ना तो फिर देन नहीं लगाते। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज द इजीएस्ट, बस यहीं पे खत्म हो जाता है ये, ठीक है। और अगर हम बोलते उतना ही इजी है तो एज इजी एज द प्रीवियस वन, ये बोलते हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इजियर, और इजियर के साथ देन, और फिर द प्रीवियस। द प्रीवियस क्यों लिखा है, क्योंकि नोन है ना, पिछला वाला, वही वाला जो पहले आ चुका है, तो नोन है, इसको हम जानते हैं, डेफिनेट है, डेफिनेट के साथ हम द का यूज करते हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, तो 9 हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे, आपने अपना बैग कल कहाँ छोड़ा है, ठीक है। तो वेयर यू लेफ्ट। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न जब पूछा जाता है ना, WH जब इंटरोगेटिव है, जब सेंटेंस हमारा प्रश्न होता है, इंटरोगेटिव होता है, तो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए जब हमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम WH लिख रहे हैं, WH यानी वेयर लिख दिया, पर सीधे सब्जेक्ट लिख दिया है ना, हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो अब पूछ रहा है कल आपने बैग कहाँ छोड़ा था, तो ये आ गया डिड, फिर यू भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब वर्ब भी आ गया। स्ट्रक्चर वाइज तो ठीक है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखिए, डू हो, डिड हो या डज हो, हमारा जो वर्ब है, सेंटेंस जो है, वर्ब ये फर्स्ट लेता है, ये इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फर्स्ट फॉर्म हमें डालना पड़ेगा, यानी कि वेयर डिड यू लीव। यस्टरडे है ना, कल की बात है, इसलिए हम लोग ये वाला नहीं, वेयर वर यू लीविंग, आप कहाँ छोड़ रहे थे पर्स कल, ये क्वेश्चन नहीं, हो चुका एक्शन है, आपने कल पर्स कहाँ छोड़ा था, तो वेयर डिड यू लीव, ये इसका राइट आंसर होगा। और स्ट्रक्चर ये है, इंटरोगेटिव का ये है, और अगर क्लॉज है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लेफ्ट, अगर क्लॉज होता तो ये डिड हट जाता, क्योंकि क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है वेयर यानी WH प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब, राइट। अब इसमें जरूरी नहीं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आए, क्योंकि डिड कहाँ आता है, या तो इंटेरोगेटिव में आता है या नेगेटिव में आता है। जब हम इसको स्टेटमेंट बना रहे हैं तो डिड हट जाएगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्लॉज का होता है, ध्यान रखिएगा। जब ये सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है, जब प्रश्न रहता है तो ये, और जब क्लॉज बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है, कथन बन जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ जाता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पे। योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, आपकी एडवाइस बेनिफिट देगी किसको, मुझको, राइट। योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, फॉर मी या फ्रॉम मी, तो तुम्हारी एडवाइस है, मुझसे बेनिफिट देगी, ये तो गलत हो गया, या मेरे लिए बेनिफिट रहेगी, ये गलत हो गया। अब क्यों, क्योंकि विल बेनिफिट मी, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है बेनिफिट, और इस कारण इसमें टू का उपयोग नहीं होगा। योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, आपकी जो एडवाइस है, आपकी जो सलाह है वो मुझे फायदा देगी, फायदा देना होता है, बेनिफिट देना। हार्डली आ गया है, हार्डली हमारा नेगेटिव एडवर्ब है, देखो एल-वाई लग के एडवर्ब बनता है, तो ये हमारा नेगेटिव एडवर्ब है। जब सेंटेंस के बिगिनिंग में नेगेटिव एडवर्ब आता है, जैसे हार्डली आ गया, रेयरली आ गया, स्कर्सली आ गया, या फिर ये सेल्डम आ गया, तो इन सब के साथ दो चीजें देखनी होती, एक हमें देखना होता है इन्वर्जन। तो पहली बात इन्वर्जन देखना होता है। इन्वर्जन कैसे देखा जाता है, इन्वर्जन देखा जाता है दो तरीके से, या तो हमारा हैड आएगा या फिर डिड आएगा। हैड आए डिड आए दोनों में सिमिलैरिटी होती है कि सब्जेक्ट एक यहीं पे रहता है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। अंतर क्या होता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए लाइन से बाहर है हैड, यानी हम हैड को नहीं बदल सकते, तो हम सिट का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे, है ना। सिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिट, सैट, सैट, तो सैट होना चाहिए, सैट यहाँ पे भी है, सैट यहाँ पे भी, यहाँ सेट है और यहाँ पे भी सेट है, यानी दो तो गलत हो गए, अब दो करने हैं। पहली चीज इन्वर्जन देखा जाता है, दूसरी चीज क्या देखी जाती है, पेयर देखी जाती है। तो इन्वर्जन में तो हमें पता है कि वर्ब थर्ड आना चाहिए, उसके बेसिस में हमने ये कर दिया, तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पेयर देखी जाती है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, इन सब के साथ पेयर बनता है WHEN का। दूसरा जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग WHEN से होगी, ये रहा दूसरा सेंटेंस, इसकी स्टार्टिंग WHEN से होनी चाहिए थी, पर यहाँ क्या दिया गया, डैन दिया गया। ये नो सूनर का पेयर बनता है, ध्यान रखिएगा, ये नो सूनर का पेयर बनता है और यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें ही गलत है, पेयर भी गलत है और यहाँ पे इन्वर्जन भी गलत है। तो हेड के साथ वर्ब थर्ड और इन्वर्जन जो है हमारा वो, सॉरी इन्वर्जन भी गलत और देन की जगह वैन आएगा, तो दो गलतियां हैं। आप सैट ऑन टू द चेयर देन लिख दिया है, सैट ऑन द चेयर वैन लिख दिया, राइट। तो वैन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, सब कुछ कंसेप्ट है, अगर नहीं आता नोट कर लीजिए, आता है रिवीजन करते हुए चलिए। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 14। द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। डाइवर जो डाइव करते हैं, छलांग लगाने वाले, गोताखोर इन्हें बोला जाता है हिंदी में। तो जो गोताखोर था उसने गोता लगाया पूल में, फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ऊपर से नीचे कूदा, ठीक है। जैसे कि द कैट, ये मेरा कुआं है ना, एंड द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। कैट कहाँ से आती है, यहाँ से जंप करती है, तो जंप करी कुएं में, है ना। तो इनटू आता है ना, बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनटू आएगा, यहाँ ना एट आएगा, ना टू आएगा, ना ही इन आएगा। इस बेसिस पे हमने तीनों आंसर्स कट कर दिए। अब देखते हैं, द डाइवर कूदा है वो, तो डाइव्स भी हो सकता है और डाइव भी, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस दोनों हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पर इनटू आएगा इसलिए हम इसी को, बाहर से अंदर जाने के लिए मोशन का यूज हो रहा है तो इनटू, और जैसे ही एक बार कैट अंदर पहुंच गई तो अब कैट क्या है, इन है, ठीक है। ये जा रहा है तो इनटू, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसमें आप गड़बड़ ना करें। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 14 हो गया, 15 पे। 15 ये रहा आपके सामने, मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स were not shortlisted for the personal interview। स्टूडेंट्स में से बहुत सारे सेलेक्ट नहीं हुए थे। शॉर्टलिस्ट होना यानी सेलेक्ट होना, किसी की लिस्ट में शामिल होना, फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो मैनी जो है गाइस, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। वैसे मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी की जगह अ ग्रेट मैनी, अ लॉट मैनी नहीं यूज करना चाहिए, वैसे अ लॉट मैनी, तो अ ग्रेट मैनी, ठीक है। इसके साथ भी प्लूरल नाउन, बट अगर मैनी अ आ जाए, मैनी अ आ जाए
तो सिंगुलर नाउन, राइट। पर यहाँ पे क्या है, मैनी ऑफ के बाद अ दिया गया है और आ के बाद स्टूडेंट्स है ना। अब जब स्टूडेंट्स दे दिया गया तो मैनी ऑफ, यहाँ पे कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा ये वाला, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। जिस तरीके से वन ऑफ के साथ द स्टूडेंट्स आता है एस लग के, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ भी आ जाए यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। और ये जो है ये हमेशा और हमेशा और हमेशा यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा, द का ही यूज किया जाएगा। तो मैनी ऑफ द आना चाहिए, मैनी ऑफ द यहाँ पे सही है, स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है। अच्छा, द मैनी स्टूडेंट्स नहीं होता ना, ये तो कुछ होता ही नहीं है। द या तो अ ग्रेट मैनी फिर स्टूडेंट्स होता, या फिर अगर हमें स्टूडेंट लगाना है तो यहाँ पे मैनी अ आना चाहिए था। और मैनी अ के साथ क्या होता है, नाउन भी सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है, दोनों ध्यान रखिए, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ब दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 16 पे। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था या कर रही थी, इट वॉज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी था। मैंडेटरी अगर कोई चीज होती है तो वो कैसी होती है, कंपल्सरी, यानी अनिवार्य। अगर कोई चीज कंपल्सरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तो वो कैसे है, इनएविटेबल है। ये शब्द इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये शब्द आते हैं। इसी को एक बात बोला जाता है ऑब्लिगेटरी, जिसका पालन बहुत जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है, करना ही करना है आपको। तो ऑब्लिगेटरी, इनएविटेबल, कंपल्सरी था। क्या था कंपल्सरी, टू रजिस्टर माई लीगली, मुझे मेरे किसी चीज को लीगली रजिस्टर करना अनिवार्य था एज एन ऑथोराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में ऑथोराइज करना बहुत जरूरी था, राइट। अब व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इसमें तो कुछ चेंज करना है नहीं, इट वाज मैंडेटरी, टू में भी कोई चेंज नहीं करना। रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, किसको रजिस्टर करना है पूछना है ना हमें। कई लोग आपको बोलते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, किसका, अपना रजिस्ट्रेशन, है ना। ऑब्जेक्ट लेता है तो रजिस्टर को ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, रजिस्टर माई सेल्फ। कैसे रजिस्टर करना, लीगल रूप में, लीगली एडवर्ब है, किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया। तो रजिस्टर माई सेल्फ लीगली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, जब नहीं दिया होता ऑब्जेक्ट तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो ग्रामर के हैं ना, जो मैं आपको यहाँ साइड में बताते जा रही हूँ, इसको मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ अपने ग्रामर सेशन में, एकदम डिटेल में बताती हूँ। तो अगर आपने ग्रामर को पढ़ना है, अगर आपका कंसेप्ट पे इतना कमांड नहीं है जो कि होना चाहिए, तो आप मेरे ग्रामर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। द नंबर इज गिवन हियर, द फी इज वेरी लेस। देखो बताती हूँ कितना फी है हमारा, 780 फी है अगर, और ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है, तो 65 रुपीज अ मंथ ये पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। तो प्लीज ये तो सोचना ही मत, इतना तो आप कहीं भी ऐसे ही खर्च कर देते हो। तो इसमें अगर आपको ग्रामर हमेशा के लिए पढ़ने को मिल रहा है तो नथिंग लाइक दैट, राइट। चलिए इसी के साथ 16 हमारा खत्म होता है। 17 पे अब हम लोग आ जाते हैं, आई विश। आई विश का मतलब क्या होता है, आई विश का मतलब होता है काश। अब मैं काश कब बोलूंगी, जब मेरा कोई ख्वाब है जो पूरा नहीं हुआ है, यानी कुछ ऐसा जो कैसा है, काल्पनिक है, जो रियल तो है ही नहीं, काल्पनिक है, काश है, यानी कि अवास्तविक है। इसको को इंग्लिश में बोल देते हैं जो कैसा है, काल्पनिक यानी इमेजिनरी है, जो सिर्फ सपनों में ही है नहीं, अनरियल है, अवास्तविक है। ऐसे वाले सिचुएशन में या ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम हमेशा, चाहे हमारा सब्जेक्ट आई हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट ही हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट शी हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट दे हो, हम हमेशा यहाँ पे वर का, यानी कि सेकंड फॉर्म का V2, और V2 में भी मेन फॉर्म, ये नहीं कि आप S वाला लगा दो, नहीं, ये बहुत सिंगुलर के लिए आता है, ये वाला वर हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इफ आई वर, काश कि मैं होती, इसका मीनिंग है काश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल की मैं ही प्रिंसिपल होती। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, आप भी सोचते हैं अगर, तो आप लिख सकते हैं इसको चैट बॉक्स में। तो क्या होगा, आई विश इफ आई वर, एक ही ऑप्शन है, हैड बीन नहीं होगा, दैट आई एम नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट ऑलरेडी गलत हो चुका है वॉज की वजह से, तो राइट आंसर इज वर। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि आई के साथ ही वर लगा रहे, ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ, वी के साथ, सबके साथ यहाँ पे वर का ही यूज होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 अमित हैज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश। इंग्लिश पे अमित का गुड कमांड है, अच्छा कमांड है इंग्लिश पे, यानी कि मतलब किसी चीज पे गुड कमांड होना यानी ओवर होता है। अमित हैज गुड कमांड ओवर, हो गया ये चीज। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए अ भी आना चाहिए, कमांड है अ कमांड होता है, राइट, द नहीं होता है। तो हैज अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश। क्यों? अब यहाँ पे है एज, आप लोगों को नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। एज का मतलब होता है क्योंकि, और एज का सिनोनिम होता है बिकॉज, और एज का ही सिनोनिम हो सकता है सिंस, और एज का ही सिनोनिम हो सकता है फॉर, राइट। चलिए इसी के साथ एक और कंसेप्ट आपके रजिस्टर में ऐड होते हुए अब बढ़ेंगे आगे। 18 हो गया। 19 पे वी केम बैक, हम वापस आ गए। रिटर्न भी हो सकता था यहाँ पे केम बैक की जगह। एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, रिटर्न के साथ भी बैक दे दिया जाता है, जबकि रिटर्न का मतलब ही बैक होता है, वापस आना, राइट। तो हम वापस आ गए बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी, क्योंकि रन आउट ऑफ मनी का मतलब है मनी का कमी पड़ जाना, रन आउट ऑफ समथिंग यानी उस चीज की कमी हो जाना। तो वी केम बैक यानी वी रिटर्न, एक ही बात है, ठीक है। रिटर्न बिकॉज वी हैड, अब हैड आ गया यहाँ पे समझ लीजिए। हैड जो है हैव फैमिली से है। हैव के 2-3 फॉर्म्स होते हैं, जैसे हैव खुद होता है, हैड होते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका एक सिंगुलर फॉर्म होता है एस लगा के हैज, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। हैड की जो फैमिली है, हैव की जो फैमिली है, इनके साथ अगर वर्ब आता है तो हमेशा कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म। हमेशा कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम में इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 4, इसके साथ 5, कुछ भी दे रखा हो, आपको क्या पता है कि रन है, चलो रन को लिखते हैं रन, रैन, ओके। सेकंड फॉर्म दे रखा है, सेकंड तो आता ही नहीं है, काट दो, तो क्या लिख देंगे, थर्ड लिखेंगे रन, रैन, रन। रन होता है तो हैड रन कर दो, वी हैड रन, और किसी चीज में गड़बड़ है ही नहीं, है ना। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ही होगा तो हैड ही आएगा, इसको भी काट दो, क्योंकि हैड रन आना चाहिए यहाँ पे, हैड रन, तो हैड रन हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर 3। अगले वाले में चलेंगे। 19 हो गया। 20 When it started raining, I ran to the nearer house for shelter. जैसे ही बारिश शुरू हुई, जब बारिश शुरू हो गई, when it started raining, जब बारिश शुरू हो गई, I ran to, मैं भागी, किसके लिए, to the nearer house for shelter. shelter यानी क्या होता है, वैसे आश्रय लेना, थोड़ा सा छाया मिल जाए, मतलब बारिश हो रही थी तो छाया मिल जाए, शेल्टर के लिए मैं कहाँ भागी, टू द नियरर हाउस। नियरर क्या होता है, कंपैरिजन, ER लग के तुलना की जाती है। अब ये बोल रहा है कि ना पास, इससे ज्यादा पास वाले में, ऐसा नहीं बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा होगा, द लग रखा है, यानी कि जो सबसे आगे होगा, जो सबसे पास होगा उसी में भागेंगे ताकि कि कम भीगे, तो सबसे पास बोलना है। और सबसे पास बोलने के लिए किसका यूज करेंगे, सुपरलेटिव का यूज करेंगे, द नियरेस्ट हाउस। ये ठीक है। अ नियर नहीं होगा क्योंकि ये जनरल है, द नियर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं आया है। तो राइट आंसर इज द नियरेस्ट हाउस इज द राइट आंसर। 20 हो गए। 21 पे चलेंगे। दे स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया, ठीक है। जैसे कि आई स्टॉप्ड टीचिंग, आई स्टॉप्ड टीचिंग, मैंने पढ़ाना रोक दिया, ठीक है। यानी कि इतनी देर से मैं क्या कर रही थी, पढ़ा रही थी, अभी मैंने पढ़ाना रोक दिया। तो यहाँ पे एक्शन जो था वो क्या था, स्टार्टेड था। इसको समझिएगा गाइस, अगर एक्शन स्टार्टेड होता है तो हम उसके साथ जीरंड का यूज करते हैं। आई स्टॉप्ड, फिनिश्ड एक्शन या स्टार्टेड एक्शन के साथ हम जीरंड का यूज करते हैं, पर अनस्टार्टेड के साथ, जैसे आई डिसाइडेड टू मीट, मैंने डिसाइड किया मिलना, तो क्या मैं मिल ली, नहीं, अभी हुआ ही नहीं है ये, तो मिली नहीं हूं, यानी कि ये अनस्टार्टेड एक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये स्टार्टेड एक्शन है इसलिए यहाँ पर हम जीरंड का यूज करेंगे। तो बच्चों ने हंसना रोक दिया, यानी पहले वो हंस रहे थे, स्टार्टेड एक्शन है, तो स्टार्टेड एक्शन होने के कारण यहाँ पर हम लोग जीरंड का यूज करेंगे। दे स्टॉप्ड लाफिंग एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही टीचर एंटर करी क्लास में हमने स्टॉप कर दिया लाफिंग, तो स्टॉप्ड लाफिंग, स्टॉप्ड लाफिंग, राइट। स्टॉप लाफिंग नहीं क्योंकि पास्ट टेंस है, स्टॉप्ड लाफ नहीं, ठीक है, क्योंकि या तो जीरंड या इन्फिनिटिव, दो ही चीज आती है। लाफ तो हमारा बेयर इन्फिनिटिव या वर्ब फर्स्ट है, वो नहीं आएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। इफ दे विल गेट मैरिड, यहाँ पर इफ आ गया है गाइस, है ना। इफ कंडीशनल का कंजंक्शन है, और इफ वाले क्लॉज में जिस लाइन में इफ आ रहा है, इस लाइन में विल या वुड कभी भी नहीं
आता है। अगर विल आ गया तो 100% रॉन्ग है, इफ में अगर वुड आ गया तो 100% रॉन्ग है। कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे विल आ जाए, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो अगले वाले को तो देखो, दे विल प्रोबेबली सेटल। अब ये विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब, इनके बीच में एडवर्ब आ सकता है। तो विल प्लस वर्ब फर्स्ट है। अगर इधर विल प्लस वर्ब फर्स्ट है, मेन क्लॉज में विल प्लस, मेन क्लॉज में हमें क्या मिल रहा है, विल प्लस वर्ब फर्स्ट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे विल प्लस वर्ब फर्स्ट मिल रहा है तो इफ क्लॉज में हमें लिखना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर जरूरत हो सिंगुलर के साथ ही लगता है, यहाँ पे तो दे है तो एस या ईएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ दे मैरी, गेट मैरिड की सॉरी, इफ दे गेट मैरिड, ये रहा वर्ब फर्स्ट, ये रहा गेट के साथ मैरिड लगा है ये, तो इफ दे गेट मैरिड यहाँ पे हो जाएगा। इफ दे गेट मैरिड विल नहीं आएगा, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे आप 23 में। इफ इट डजंट, फिर से आ गया इफ, है ना। इफ इट डजंट स्कोर 40% इन ऑल सब्जेक्ट। अब इफ के साथ तो ये वाला टेंस आता है, प्रेजेंट आता है, अब ये भी पढ़ा था, इधर प्रेजेंट टेंस उधर फ्यूचर सिंपल, उधर फ्यूचर सिंपल दिया हुआ था तो इधर प्रेजेंट करा, तो इधर तो प्रेजेंट टेंस आता है। इफ इट डजंट स्कोर 40% इन ऑल सब्जेक्ट, अगर वो सारे सब्जेक्ट में 40% स्कोर नहीं करता, ही वुड बी promoted, sorry, he would not be promoted to the next class, वो next class में promote नहीं होगा। इधर present simple है, अभी पढ़ा था, future simple आएगा। future simple का मतलब क्या होता है, ना was ना is, will, right? तो will not be, बस इतना सा कर देंगे। वही कंसेप्ट है जो पिछले वाले में, एकदम सेम। एक बार डेट देख लेते हैं, 6 मार्च शिफ्ट 3rd है ये, और पिछले वाला 6 मार्च शिफ्ट 2, सेम डे में ही आया हुआ है, ऊपर नीचे सुबह शाम, बस कंसेप्ट वही, कंडीशनल है, सेम कंसेप्ट को लेकर। अगले वाले में चलेंगे, शिफ्ट 3 ये खत्म हो गया, इस पे आ जाते हैं। नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन द बॉम्ब इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, कि बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, दैन लगा हुआ है। पेयर किसका बनता है, दैन के साथ, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हार्डली पढ़े थे, उनके साथ वेन लगता है, रेयरली, स्कैर्सली, इन सब के साथ वेन लगता है, पर नो सूनर के साथ देन लगता है। तो हमें नो सूनर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोडेड, पास्ट टेंस है, देखो दूसरा टेंस का ही है, तो यहाँ पे पास्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पास्ट होगा, डस को हटा दो, ये आ जाएगा। इसमें तो सून है तो इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, गलत हो गया। सूनर, सूनर यहाँ पे था, डिड, अब डिड के साथ वर्ब का अंदर यहाँ पे देखो फर्स्ट दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट देने के कारण हम, अगर यहाँ पे सूनर भी होता तो ये गलत होता, क्योंकि हैड लिखा हुआ है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए था, वहां फर्स्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सूनर, नो सूनर डिड, ठीक है, डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप, राइट। अगर हैड दे भी देता तो भी गलत होता, क्योंकि स्टेप है ना वहां पे, इसलिए। अगले वाले में चलेंगे तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो गया है, 24 हो गया। 25, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। मदर क्या कर रही थी, मूवी देख रही थी, मूवी देख रही थी कब, व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, व्हेन जो होता है ना हमारा, उसके साथ दो चीजें आ सकती हैं। अगर प्रेजेंट में होता है सेंटेंस तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस, इसको मैं ब्रैकेट में रखती हूँ क्योंकि ये कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी। और अगर पास्ट में है सेंटेंस तो पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब यहाँ देखो सेंटेंस कैसा है, व्हेन शी वाज वाचिंग टीवी, तो पास्ट हो गया, तो पास्ट है तो पास्ट वाला चुनेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमें पास्ट सिंपल लगाना है, तो ये तो गलत हो गया, इस पे कट कर दो। हैव आ गया, प्रेजेंट काट दो, गोइंग आ गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, काट दो। वेंट ऑफ, वेंट हमारा गो का सेकंड फॉर्म है ना, गो, वेंट, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, सेकंड, तो ये आ जाएगा। और गॉन थर्ड फॉर्म है, हमें थर्ड चाहिए ही नहीं, हमें सेकंड चाहिए। वेंट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। पावर कट जो होता है ना उसको वेंट ऑफ बोलते हैं, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड, 25 का 4। अब चलेंगे अगले वार में 26।
एक बात मैं यहाँ पे बता दूं गाइज, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, ये सीजीएल के हैं और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन, सारे के सारे सीजीएल के इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस मैं एक साथ करवा रही हूँ ताकि कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और इससे सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इससे आपका कॉमन एरर भी हो जाएगा। क्लोज टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसे ही ग्रामर पूछ ली जाती है, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो सब कुछ आराम से सीखने के लिए आप में इसमें बस कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको अपने रजिस्टर में नोट करते रहिए, और यहाँ जैसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कोई भी डाउट हो उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर इतना अच्छा लग जाए कि आप ग्रामर लेना चाहते हैं तो ग्रामर के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रामर बहुत मजबूत है तो हर कंसेप्ट को देखिए, सुनिए ध्यान से कि क्या आपको आता है, नहीं आता तो जल्दी से सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 पे स्कैर्सली आ गया है। स्कैर्सली के साथ क्या होता है? स्कैर्सली के साथ होता है हमेशा WHEN, है ना। अब हैड लिखा हुआ है, हैड के साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब थर्ड, ये तक तो ठीक है। हार्डली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन, प्लेन में बोर्डेड किए ही थे, चढ़े ही थे पैसेंजर, व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम, कि कैप्टन ने उनका वेलकम कर लिया। तो स्कैर्सली के साथ व्हेन ठीक लिखा हुआ है। अब दैट आएगा क्या? नहीं, दैट तो आ ही नहीं सकता। अब व्हेन, यहाँ भी व्हेन, वहां भी, यहाँ व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म, अभी बताया था व्हेन में क्या आता है, सेकंड फॉर्म ही आता है। यहाँ पे हैड दिया हुआ तो व्हेन के साथ हैड रॉन्ग हो जाता है, कट कर दो। देन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे पहला आज का क्वेश्चन है जो नो इंप्रूवमेंट का है। सारे कंसेप्ट देखो, रिविजन हो रहा है ना कंसेप्ट का, अभी अभी पढ़ा। स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है, ठीक है, आ गया व्हेन। हमने ये भी पढ़ा, इन्वर्जन देख लो, हैड के साथ वर्ब थर्ड, ये भी ठीक है। और यहाँ पे वन के साथ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो हमने ये भी पढ़ लिया, व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म ही आता है। या तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल, पास में है तो पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल भी हो गए यहाँ पे। तो अब सबसे सही है, तो राइट आंसर नो इंप्रूवमेंट। अब चलेंगे 27 पे। द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट। ओल्ड लेडी नियरली डेड, फ्राइट से, डर के मारे लगभग मर गई थी वो लेडी, ये बोला जा रहा है। तो ओल्ड लेडी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सेंटेंस के बाद वर्ब आता है और वर्ब के पहले एडवर्ब आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आ जाता है। ये शुरुआत में मैं बता चुकी हूँ। सब कंसेप्ट रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड होता है पूरा। तो एडवर्ब, अब ये डेड क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। कैसे पहचानोगे? कैसा मैन? डेड। कैसा पर्सन? डेड पर्सन। तो हाउ का आंसर दे रहा है नाउन के लिए, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। अब हमें तो वर्ब चाहिए, यानी ये गलत है, ठीक है, गलत है। तो यहाँ पे वर्ब ढूंढो, डाइड। डाई यानी मरना, और डाई का ही एडवर्ब वर्ब सेकंड होता है डाइड। तो हमें वर्ब चाहिए। शी डाइड, द ओल्ड लेडी नियरली डाइड, लगभग मर गई थी। किससे? विद फ्राइटनिंग, या डाइड ऑफ होता है तो डाई ऑफ लेता है अपने साथ। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन भी हो गया, तो इसको डाइड ऑफ फ्राइट, डाइड ऑफ फ्राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? आउट ऑफ भी हो सकता था, पर यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको काट दो, ठीक है। और विद आता नहीं इसलिए इसको काट दो, और डेड एडजेक्टिव है इसलिए इसको काट दो। राइट आंसर 4 हो जाएगा, राइट। चलिए, तो 27 हो गया गाइस हमारा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले मैं नहीं देखती क्या, कुछ रीजंस, कोई भी रीजंस, व्हाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट होनी चाहिए, मैं ऐसा कोई रीजन नहीं देखती हूँ। नाउ सी, डू नॉट सी लिखा हुआ है, डू नॉट सी, डू नॉट। अब नॉट कहाँ आता है? जहां हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, राइट। और डू कहाँ आता है? या तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए डू आ गया। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी सम का यूज नहीं किया जाता है। जो एनी होता है वो हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस में भी, और इंटरोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है तो भी हम सम का यूज नहीं करेंगे। ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है। एनी आता है नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में। तो ना तो यहाँ पे मैनी आएगा और ना ही यहाँ पे सम आएगा, यहाँ पे आएगा एनी रीजन। आई डू नॉट सी एनी रीजन, मैं कोई भी रीजन नहीं देखती वाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। एनी के साथ सिंगुलर को प्रेफर किया जाता है इसलिए ये भी सही है। और रीजंस भी आता तो गलत नहीं होता, पर एनी क्योंकि एक ही में है इसलिए ये बाकी गलत हो गए, ठीक है। 29 हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 30। हैविंग बीन वॉर्न बिफोर he did not repeat the mistake. Having,
हैविंग हमारा हैव फैमिली में से है और हैव के साथ वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, इसलिए हैविंग के साथ बीइंग आ गया, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये गलत है। इसको हम कट कर देंगे, ये कट हो गया। हैविंग के साथ बीइंग नहीं आएगा, ये कट हो गया। हैविंग के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता ही नहीं, सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है और बी का थर्ड फॉर्म है बीन, तो हैविंग बीन, और बी के बाद भी कोई वर्ब फर्स्ट कभी भी नहीं आता है। बी के बाद क्या आता है, हैव के बाद वर्ब थर्ड, और बी के बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो कि पैसिव बना देता है सेंटेंस को, या फिर आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फॉर 2 hours, पिछले 2 घंटे से, अभी भी कर रही हूँ और 2 घंटे पहले से भी कर रही थी। तो एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है और एक आता है कॉन्टिन्यूअस में, आई एम वेटिंग फॉर यू, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में या तो ये कंटिन्यूअस में आएगा या फिर ये पैसिव में आएगा, राइट। तो यहाँ पे बी जो है इसके साथ भी वर्ब फर्स्ट दे रखा, तो ये इस तरीके से भी रॉन्ग हो गया। हैविंग के साथ आईएनजी दे रखा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बीन प्लस वर्ब थर्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। 30 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलेंगे 31 पे। आर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल, ऑपरेशन मतलब प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी हमारे न्यू ऑफिस में फ्रॉम अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर अंदर ये शुरू हो जाएगा, एक वीक के अंदर ये शुरू हो जाएगा। फ्रॉम मतलब से, एक वीक, फ्रॉम अ वीक, इन अ वीक होना चाहिए था, एक वीक में, और एक वीक्स टाइम है तो वीक्स टाइम कैसे लिखेंगे, वीक के समय में, है ना, तो वीक का समय, वीक का समय, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और फॉर मतलब क्या होता है, पीरियड के लिए, कि एक हफ्ते के लिए, तो ये तो अलग सेंस देगा, राइट, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। A new office will become operation in a week time, in a week's time, एक वीक के सप्ताह के समय में हो जाएगा, तो in a week time यहाँ पे राइट आंसर है। अगले वाले में चलेंगे 32 में। You will not learn cycling, आप साइकिलिंग नहीं सीख पाओगे unless का मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि तुम कोशिश नहीं करते, तुम सीख ही नहीं पाओगे जब तक कि तुम कोशिश नहीं करते। अब यहाँ देखेंगे अनलेस भी हमारा कंडीशनल कंजंक्शन ही है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो जैसे इफ वाले में होता है ना कि इधर में प्रेजेंट सिंपल आया है तो इधर फ्यूचर सिंपल आएगा, है ना, अनलेस भी कंडीशन है तो इधर प्रेजेंट सिंपल, इधर फ्यूचर सिंपल, तो टेंस की गलती इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं गलती है। गलती क्या है, अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, ये अनलेस का मतलब होता है, राइट। तो अनलेस में क्योंकि जब तक कि नहीं आ गया, नहीं छुप गया, इसलिए अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आता है, अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट हटाना पड़ेगा, नॉट हटाते ही हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने नॉट भी हटा दिया और डू भी हटा दिया। अब डू क्यों हटाया, क्योंकि डू जो होता है हमारा, डू हो या डिड हो या डज हो, डू डिड डज जो है हमारा वो कहाँ आता है, हमेशा आता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो जैसे ही नॉट हटा ये नेगेटिव नहीं रहा, और क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछ रहा तो ये इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में डू का यूज तो होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने डू भी यहाँ से हटा दिया, अनलेस यू ट्राई, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 32 खत्म, 33 शुरू। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठी थी, ये बैठी थी, जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं। व्हेन आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग अगैन, जब मैंने उस सॉन्ग को दोबारा सुन लिया, कुछ नहीं कर रही थी तो चलो सॉन्ग सुन लेते, इसलिए मैंने सॉन्ग को सुन लिया। पर यहाँ पे व्हेन आया है, 2-3 बार आ चुका है ये, कि व्हेन के साथ जो हमारा टेंस होता है वो प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में पास्ट सिंपल, है ना। तो पास्ट है इसलिए पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल में हैड नहीं लगता, सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल लग जाएगा, ये परफेक्ट है, ये गलत है, राइट आंसर इज सेकंड। अब चलेंगे अगले वाले में। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम वर्क। अब इसमें देखो, इसमें व्हेन के साथ आईएनजी लगा हुआ और ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है बता देती हूँ। एक शाम को, जब, अब हम समय बता रहे हैं, उस समय व्हेन आई वाज टीचिंग यू, तो उस समय मैं क्या कर रही थी, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी। उसी तरीके से एक शाम को जब मैं समय बता रही हूँ ना, तब इसके साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। व्हेन माय फादर वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क, जब पापा घर आ रहे थे, आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन, मैं क्या कर रही थी, गार्डन में खेल रही, उसी समय
एक्चुअली इसमें क्या होना चाहिए था, इसका सही सेंटेंस होता व्हेन फादर केम होम, व्हेन फादर केम होम, जब फादर घर आए, आ रहे थे, ये थोड़ी होगा आए होंगे तब मैं क्या कर रही थी, ये बताने के लिए इसका राइट सेंटेंस तो होता व्हेन फादर केम होम आई वॉज प्लेइंग, उस समय मैं खेल रही थी, होना तो ये चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया इधर, ये गलत है, ये दिया ही गलत है, ये सही नहीं है, व्हेन के साथ आईएनजी लग जाता, व्हेन आई वॉज राइडिंग ही वॉज प्लेइंग, इस तरीके से तो हो सकता है, पर जब फादर आ रहे थे की जगह आए होंगे ना फादर, उस समय मैं क्या कर रही थी, तो ये उसी के लिए टाइम के लिए सेकंड वो ही लगना चाहिए इसमें, है ना। व्हेन माय फादर केम फ्रॉम होम फ्रॉम वर्क आई वॉज प्लेइंग, पास्ट है तो पास्ट लग जाएगा, सेंटेंस गिवन गलत है। अगले वाले में चलेंगे, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses finished drinking water from the trough, an old horse appeared over the brow of the hill. Long after those 5 horses drinking water, उन 5 horses के पानी पीने के बहुत देर बाद, उन 5 horses के पानी पीने के बहुत देर बाद an old horse appear, एक old horse आया, ठीक है, तो past tense चल रहा है और पानी पीने के बाद की बात हो रही, तो हो गया ये एक्शन भी। लॉन्ग आफ्टर दोज हॉर्सेस, दोज 5 horses पी चुके थे, तो एक्शन हो चुका था, पास्ट में एक्शन हो चुका था, यानी हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट पे, तो पास्ट परफेक्ट पे ये नहीं है, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पानी पीना खत्म कर रहे थे, प्रेजेंट है काट दो, प्रेजेंट है काट दो, परफेक्ट है कट कर दो, सॉरी टिक कर दो, पास्ट भी है परफेक्ट भी, दोनों चीज हमें मिल रही है, राइट आंसर हैड फिनिश्ड हो जाएगा। अगर आपको ये टेंस में कोई कंफ्यूजन है ना गाइज, तो आप टेंस के क्वेश्चंस देखना शुरू कर दीजिए, टेंस का वीडियो है जो मैंने पूरा बना रखा है डिटेल में, और प्लस मैंने टेंस के क्वेश्चंस भी उसमें इन्वॉल्व कर रखे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, उसको देखिएगा, आराम से आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अगले वाले में चलेंगे, 35 हो गया, 36, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर, आपको बुक फेयर जाना ही है, मस्ट लग गया, इट इज अ कंपल्शन, यू हैव टू गो टू, यू हैव टू डू दिस, आपको ये काम करना ही है, बुक फेयर में जाना ही है, इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, यहाँ पे बोल रहे हैं चाहे तुम चाहो चाहे आप ना चाहो, चाहो यानी यस, ना चाहो यानी नो, यानी चॉइस की बात हो रही, चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो, यस और नो आ रहा है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, यानी जब चॉइस की बात हो रही होती है, तो इफ का यूज नहीं होता है, इफ का यूज नहीं होता है, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट है ही नहीं, यानी 100% गिवन सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। अब वेदर का यूज होता है ऐसे में, ठीक है, वेदर यू, अब ये कंडीशन ही है, कंडीशन ही है, और कंडीशन है तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ के साथ या वेदर के साथ प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट तो बाहर ही है, तो ये हो जाएगा, ये कर चुके हो, ये नहीं आता है कभी भी, है ना, तो वेदर, और अगर इफ लगा है तो इफ कब आता है, जब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं, तब हम लोग इफ का यूज करते हैं, और जब चॉइस आती है इसमें और इसमें, तो हम वेदर का यूज करते हैं, राइट आंसर हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, ये कंडीशनल का ही टेंस है। 37 पे आ जाएंगे अब हम लोग, इफ यू पार्क योर कार हियर, अगर आप यहाँ पे अपनी कार पार्क करते हो, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, जनरल सेंटेंस है, अगर साइंटिफिक फैक्ट होता तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल लगा देते हैं, पर ये क्या, अगर ऐसा करते हो ऐसा होगा, तो अब हम लोग को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल को लगा दो, विल फाइन यहाँ पे है, इसको काट दो, इसको काट दो, राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें देखो हैज लगा रखा है, गलत हो गया, ठीक है, तो राइट आंसर विल वाला। अगला वाला क्वेश्चन में चलेंगे, 38, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री, अरे यहाँ पे देखो सीजल प्री 2018 शुरू हो गया, मैंने तो अब देखा है सीजल प्री शुरू हो गया है, यानी कि सीजल प्री शुरू हो गया 2018 वाला, 2019 हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं, मार्च का खत्म हो चुका है, शायद 36 क्वेश्चन थे वहां पे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए 36 क्वेश्चन थे सीजल प्री में, और 37th जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला ये उसका है ना, ये क्या शुरू हो गया हमारा, वो शुरू हो गया 2018 शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे इफ यू पार्क, ये तो हमने कर ही लिया, अगला वाला पे करते हैं, पर क्वेश्चन में कोई फेरबदल नहीं होगा, ईयर बाय ईयर बदलते रहेंगे, पर क्वेश्चन वैसे के वैसे रहेंगे। द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड, द वर्कर्स लिखा हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट है ना,
क्योंकि ऑफ आ गया प्रपोजिशन, इसने इस फैक्ट्री को अपना वो बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। तो वर्कर्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब प्लूरल होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना नहीं होता, एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। तो डिमांड तो ठीक है, हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लग गया, तो या तो ये परफेक्ट, और क्योंकि अभी भी कर रहे हैं, बोलने समय भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो हैव आएगा वर्कर्स के साथ, हैज नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो हैव यहाँ पे हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस, आसान है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता हैव डिमांडेड तो हम लोग उसको गलत कर देते क्योंकि वो कर रहे हैं, इसको ये प्रेजेंट बता रहा है, ये वाली जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 38 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 39 पे चलेंगे। इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, अगर आप इस जॉब को अब ज्वाइन करते हो, इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। अगर आप इफ लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है ना, अगर आप इस जॉब को अभी ज्वाइन करते हो, प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या लगाएंगे, विल प्लस वर्ब फर्स्ट लगाएंगे आगे। विल प्लस वर्ब फर्स्ट यहाँ पे है, इसी को टिक कर दो, इसको काट दो, इसको काट दो, उसमें प्रेजेंट है, काट दो, ठीक है। अगले वाले में चलेंगे, ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है गाइस, इसलिए I look for a better job for the last 2 months but nothing is in sight। मैं look for कर रही हूँ, यानी मैं ढूंढ रही हूँ एक बेटर जॉब, एक बेहतर, मतलब जो प्रेजेंट में उससे ज्यादा अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। कब से, 2 महीनों से, है ना, 2 महीनों से ढूंढ रही हूँ, यानी कि क्या लगेगा, अभी भी ढूंढ रही हूँ, ठीक है, अभी भी ढूंढ रही हूँ क्योंकि अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो हैव आना चाहिए, बीन आना चाहिए और लुकिंग आना चाहिए। हैव बीन लुकिंग फॉर, क्योंकि बोलने के टाइम अभी पहले से चल रहा है, कब से, 2 महीने से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में हम परफेक्ट का यूज करते हैं, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये बोलने के समय भी जारी है। तो हैव बीन आना चाहिए और लुक का लुकिंग। तो हैव लुक्ड है यहाँ पर, ये गलत हो गया, लुक्ड अकेला गलत हो गया, यहाँ पे लुक अकेला है, गलत हो गया, हैव बीन लुकिंग यहाँ पे है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हो गए, अब चलते हैं 41 पे। She read that novel since she got up in the morning। वो उस नॉवल को पढ़ रही है जब से वो गॉट अप हुई है, जगी है मॉर्निंग में, तब से वो पढ़ रही है, यानी अभी भी पढ़ी, वही कंसेप्ट है, यानी शुरुआत हुआ था पहले कभी और अभी भी ये चल रहा है। शी लगेगा, हैज आएगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट पे जाएंगे, हैज आएगा, हैज यहाँ भी है रेड लिख दिया है, हैज ने पढ़ चुकी है, तो मॉर्निंग से क्या कर रही है, बीन रीडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया 41। अब चलते हैं 42 पे। इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा है, प्रेजेंट सिंपल है, आई हैव क्या नहीं, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट लगा दो, वहां पे विल यहाँ पे है, बस कट कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, तो एक जैसे कंसेप्ट हैं यहाँ पर। अगले वाले में चलेंगे 43। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 hours। लगभग, एटलीस्ट फॉर, कम से कम 2 घंटे से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो मतलब अभी पहले भी चल रहा, बोलने के पहले से चल रहा 2 घंटे से और अभी भी चल रहा है। तो आई के साथ हैव लगेगा, हैव बीन सॉल्विंग लगा देंगे, हैव बीन सॉल्विंग लिखा हुआ है, अच्छा ट्राई टू लिखा हुआ है, तो हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आराम से, एक जैसे कंसेप्ट है इसलिए फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 पे। इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज, अगर आप सुनते हो इंग्लिश न्यूज को, अगर आप इंग्लिश न्यूज को सुनते हो तो ये आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर देगा। तो प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वर्ब फर्स्ट लगा देंगे, इसको काट दो, इसको लगा दो, इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है, राइट आंसर सेकंड है ना। 2 ही कंसेप्ट आ रहे हैं, या तो हैव बीन या विल प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। आगे The head has been so busy। अच्छा, अब अगला हो गया नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा, एक ही एक कितना पढ़ोगे, अगला वाला आ गया। The head has been so busy, head इतना बिजी था to go through these files and resolve the matter। इन फाइल्स में जाने के लिए, पढ़ने के लिए और मैटर को रिजॉल्व करने के लिए बहुत बिजी था। एक होता है so जो तो है ना, so के साथ that लगता है। एक मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी हो गया, ये वाला सो के साथ दैट लगता है, तो हेड वाज सो बिजी दैट ही कुड नॉट गो थ्रू, ये होना चाहिए था, पर अलग अलग नहीं कर रखा है, एक ही में सो दैट के कंसेप्ट को बिठाने के लिए हम यूज करते हैं टू प्लस टू का। द हेड हैज बीन टू बिजी, इतना बिजी था, टू गो थ्रू, टू बिजी टू गो थ्रू, टू बिजी
टू गो थ्रू, टू का यूज होता है, सो के साथ टू गलत है, सो के साथ टू गलत है, सच के साथ टू गलत है, सो के साथ दैट आना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, 45 हो गया 6 पे। यू वोंट टेल द सीक्रेट, अलग कंसेप्ट से आप, है ना। अब क्वेश्चन टैग का है, समझ लो। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना वही सब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दोनों चीज सही है। यहाँ पे भी नॉट नहीं दिया हुआ, ये भी सही, ये भी नॉट दे दिया तो ये काट दो, ठीक है। और इस वाले में भी नॉट दे दिया तो ये भी हमारा कट गया। दो चीजें, एक सब्जेक्ट वही होना चाहिए, एक नॉट यहाँ दिया हुआ तो यहाँ नहीं होता, अगर यहाँ नहीं दिया होता तो यहाँ होता, ठीक है। तीसरी बात, वोंट है, वोंट का मतलब विल नॉट, है ना, विल नॉट को इसमें शॉर्ट में वोंट लिखा जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हुआ है ना वही यहाँ पे यूज होना चाहिए। यहाँ पे वुड कर दिया, काट दो, तो विल यू। नॉट यहाँ पे है तो नॉट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब वही आएगा, सब्जेक्ट वही आएगा, तो विल यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी वोंट कर रखा है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है। ये कंसेप्ट एक बार बता दिया, बार बार आते रहेंगे, अभी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 46 हो गया, 47। We had never seen, हमने कभी भी नहीं देखा है क्या, so strong blizzard, इतना strong blizzard। blizzard क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है ना उसका बहुत तेज जो स्पीड होता है, बहुत स्टॉर्म सा होता है, स्नोफॉल का बहुत स्टॉर्म। द विंड स्पीड वाज 130 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ पर ध्यान रखिए, सो ना कभी भी वेरी के सेंस में नहीं यूज किया जाता है, सो का यूज अगर आ रहा है तो आगे दैट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सो गलत हो गया, सो स्ट्रॉन्ग द ब्लिजर्ड ये गलत हो गया। सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड ये हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड हमने नहीं देखा। सच्चा, सच स्ट्रॉन्ग इस तरीके से नहीं लिखा जाता, सच के बाद आर्टिकल आता है, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। फिर 47 हो गया, 48 पे चलते हैं। They didn't see you, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, क्या देखा था, अब आ गया वही वाला कंसेप्ट है, दे आना चाहिए, दे आ रहा है, डिड आ गया तो डिड आना चाहिए, नॉट नहीं दिया हुआ है, सॉरी नॉट दिया हुआ है, नॉट नहीं आएगा तो डिड दे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस कर दिया है, इट भी कर दिया है, राइट आंसर सेकंड। अगले वाले में चलेंगे, ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट। देखो अभी अभी सो की जगह पे वेरी दिया हुआ था, है ना, मैंने बोला सो नहीं आता है अलग से, सो आता है तो दैट आना चाहिए, अब वेरी आता है तो दैट नहीं आना चाहिए, तो सो आता है तो दैट आना चाहिए, तो या तो सो दैट कर दें इसको, सो वेल दैट यहाँ पे लिखा हुआ है। सच के साथ ऐसा नहीं आता, सच्चा आता है, सच अ प्लस एडजेक्टिव, ये भी गलत हो गया। सच वेल दैट नहीं, ये एडवर्ब है, वेल हमेशा एडवर्ब होता है। देखो गुड का बेटर और बेस्ट, ये बेटर और बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ये गुड के एडजेक्टिव डिग्री हैं, ठीक है, एडजेक्टिव डिग्री है। और गुड का ही एडवर्ब भी होता है, वेल वेल, ये दोनों एडवर्ब्स हैं, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। तो ईच डांसर परफॉर्म वेरी वेल, सो वेल आना चाहिए, सो वेल दैट, तो सो के साथ दैट यहाँ पे है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। 49 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, ये रहा 50। ही केम लेट, वो लेट आया। अब देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और क्वेश्चन में हमेशा डिड आता है, इंटरोगेटिव में डिड आता है, पास्ट है तो डिड, प्रेजेंट है तो डू, तो डिड लगा देंगे, यहाँ पे भी लगाया हुआ। अब इसमें नेगेटिव नहीं है ना, तो हमें इसको नेगेटिव बनाना, तो डिड नॉट आना चाहिए, डिडंट, डिड में नॉट नहीं है तो काट दो, डिड में नॉट है बिल्कुल सही है, इज या वाज यहाँ पे नहीं आएगा तो काट दो, ही के डिडंट, और ही यहाँ पे है, ही यहाँ पे भी है, डिडंट ही। चलिए अगले वाले में चलेंगे 51। ओके इस क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है, हिज स्कूल वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। फर्स्ट लाइन फिर फुल स्टॉप है। जब ऐसी कंडीशन होता है तो ये जो लाइन है ये या तो पिक्चर यानी कि स्टोरी को बनाने के लिए होता है, या फिर ये हमें टेंस को बताने के लिए होता है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगली लाइन को पढ़ेगा। आई वंडर्ड हाउ ही कवर्ड, मुझे बहुत ही वंडर होता था, सरप्राइज होता था, हाउ ही कवर्ड, कैसे वो कवर करता होगा, सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट, कितना फुट पे, मैंने पैदल कैसे चल के, ऑन फुट होता है गाइस, यहीं पे ध्यान दे लीजिए, ऑन फुट होता है, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय एयर, बाय बस, ऐसे करके भी आ जाता है। मतलब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके साथ हमें बाय का यूज़ करना होता है, और जब फुट आता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। हिज स्कूल आई वंडर्ड हाउ ही कवर्ड, कैसे वो कवर करता होगा, सो लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो सी सो लॉन्ग द डिस्टेंस,
या सच लॉन्ग डिस्टेंस या सच्चा लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ सी, सच के साथ सच को हमें हमेशा ऐसे लिखा जाता है, सच जैसे सच्चा वंडरफुल स्टोरी, सच्चा इंटरेस्टिंग, सच एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो सच के साथ आर्टिकल आता है, आप लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, सच प्लस आर्टिकल, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस नाउन, ऑब्वियसली एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सच, राइट। और सो लॉन्ग का स्ट्रक्चर क्या होगा, सो लॉन्ग प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए आ ही रहा है तो लॉन्ग ऑलरेडी इसमें आ गया, सो प्लस लॉन्ग प्लस आर्टिकल और प्लस यहाँ पे नाउन आ जाएगा, राइट। सो लॉन्ग आ डिस्टेंस, अगर यहाँ पे सो लॉन्ग आ डिस्टेंस होता तो ये भी सही हो जाता, पर यहाँ पे अ नहीं, द दे दिया गया जो कि नहीं आएगा यहाँ पे। तो सच्चा लॉन्ग डिस्टेंस, इतना लंबा डिस्टेंस वो कैसे कवर करता होगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली राइट हियर। और यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ इसलिए ये गलत, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ इसलिए गलत, यहाँ आर्टिकल दिया है बट गलत आर्टिकल दिया है इसलिए गलत। सो द राइट आंसर लाइज इन द पार्ट नंबर 4, दैट इज सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। 51 राइट आंसर डी। अब चलते हैं 52 पे। मेरा We can't live without water, हम नहीं जी सकते बिना वाटर के। नया है ये वाला हमारा, अभी आया था वैसे तो कैन नॉट है, कैन नॉट है तो हमें सबसे पहले समझ लेना है कि ऑप्शन में तो कैन ही आएगा, वोंट को, विल को, डू को काट देंगे, आंसर आ गया हमारा। अब नॉट यहाँ लग गया है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा इसलिए ऐसा, और जो सब्जेक्ट यहाँ दिया होता है वो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, कैन बी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी कर चुके हैं इस वाले हम जो ऑप्शन है, मतलब इस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बड़ा अभी नया नहीं रहा, हो चुका होगा, नोट कर लिया होगा आई बिलीव। आप लोग प्लीज़ जब भी मेरी क्लास लेना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप लोग एक रजिस्टर लेके बैठा करें, कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा गाइज। व्हेनेवर देयर इज समथिंग न्यू जस्ट नोट इट डाउन, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल अगर आप लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आगे के लिए हमेशा और जब भी फ्री हो उस रजिस्टर को बस घुमा के पेजेस और देखते जाइए, आपका कल्याण तो हमेशा होगा ही। और इंडिया स्टडीज पे आ गए हैं, आपका हर एग्जाम क्लियर होगा गाइज। और अभी मैं बता दूं आप लोगों को, आज मैं इस पे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग डेफिनेटली शुरू से कह रहे होंगे, मेरे सामने चैट बॉक्स नहीं था तो मैंने अभी देखा नहीं, बट इट जस्ट क्लिक्ड इनटू माय माइंड कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम भारत वाला वो जो अभी चल रहा है अभियान रोजगार वाला, उस पर क्यों मैं सुबह सुबह भी बोल देती हूँ उसके बारे में। और सुबह सुबह में मैंने आप लोगों को बताया आई एम ऑलवेज विद यू इन दिस, राइट, हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी बोलूँगी गाइज, आप भी साथ दीजिए क्योंकि ये हमारा आपका सबका मुहिम है, तो हमें तो होना ही पड़ेगा, इसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर भी अपनी पढ़ाई को सबसाइड ना करें, पढ़ाई को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, क्योंकि उसका रिजल्ट भी पढ़ाई ही देगा। पढ़ाई ही है जो आगे काम आता है। और ये बिल्कुल मत सोचे कि मैम हमें तो मिलेगा ही नहीं रोजगार, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। ठीक है, हमारे देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अब इतना बड़ा देश है, पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम। और कुछ हमारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि प्रॉब्लम्स रहती हैं, और फिर भी एट द एंड हम आगे हर चीज़ के लिए हमारा शिक्षा में होना, हमारा शिक्षित होना, हमारा किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और वो सब कुछ हमें किसी पोस्ट से ही मिलता है, वो सब कुछ हमें किसी ना किसी स्टैंड पे पहुंचने से ही मिलता है। तो पढ़ाई उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर जगह रहिए। मैं भी ट्वीट करूँगी, मैं आपको शो भी करूँगी, हमारा भी वीडियो आएगा, बट फॉर दैट ऑल्सो आई विल से कि हाँ बेटा जी देखो, मैंने भी अपना कोई काम नहीं छोड़ा है, आप भी अपना कोई काम मत छोड़िए। एक ट्वीट करने में विद इन अ मिनट वी कैन डू इट, हो जाता है। एक वीडियो बनाऊंगी 10 मिनट लगेगा, हो जाएगा, बट मैं अपना कोई काम नहीं छोड़ रही हूँ उसके लिए, तो आप भी ऐसा ना करें, राइट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमें नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यही बात है जो मैंने अभी आपको बोला है। Although pursue momentary pleasures pursue करने के लिए हमें इसको नहीं इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। मोमेंट्री यानी क्या होता है, क्षणिक, जो मोमेंट में आपको अच्छा लगता है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको जो चीज़
किस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको बहुत अच्छी लगती हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को या एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है मोमेंट्री प्लेजर में बहुत जान हो, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्साइट करता हो, अराउज करता हो या जो भी है, बट उसे आप उसी मिनट में ही ख़त्म कर दो। बाकी आपका लाइफ है, उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने उन सब पे हमें रहना चाहिए, उन्हें इग्नोर निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एवरी स्टूडेंट शुड आत्मसात इट। आपको आत्मसात करना चाहिए, असिमिलेट करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इसको एक्चुअली में फॉलो आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी वो आप लोगों को है, क्योंकि आप इतने टेंडर माइंडसेट के साथ होते हो, कोई जरा सा घुमा दे आप घूम जाते हो, अरे हम तो मुहिम करेंगे, अरे करो मुहिम, लेकिन अपने पाथ से हटके मत करिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आइए इस सेंटेंस को अब हम लोग कर लेते हैं। बहुत ज्ञान आज के लिए हो गया है। लेट अस नॉट नेग्लेक्ट आवर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऑल्दो आ गया गाइज, ऑल्दो क्या होता है, कंजंक्शन होता है, तो कंजंक्शन जो है वो अपने साथ पूरा का पूरा सेंटेंस लेता है। तो क्या पूरा सेंटेंस है, ऑल्दो के बाद तो वर्ब फर्स्ट दे दिया है, परस्यू करिए, क्या परस्यू मोमेंटरी प्लेजर। परस्यू अगर हम लोग वर्ब फर्स्ट मान रहे हैं तो फिर ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, परस्यू करो मोमेंटरी प्लेजर्स। ये कोई सेट नहीं बैठ रहा है, यानी कि देयर इज समथिंग मिस्टेक। आगे देखते हैं, बाय परस्यूड। बाय परस्यूड क्या होता है, बाय हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर हमें नाउन खुद नहीं आया है तो वो क्या भरता है, इन्फिनेटिव जीरेंड को या फिर बेयर इन्फिनेटिव। टू के साथ बेयर इन्फिनेटिव या फिर इन्फिनेटिव आना चाहिए, जीरेंड आना चाहिए। बाय के साथ क्या आना चाहिए, बाय परसुइंग, मतलब कोई भी प्रपोजिशन हो उसके साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पर यही आना चाहिए था, तो ये तो नहीं है, तो गलत हो गया। अब ये रहा प्रपोजिशन, वाइल परसुइंग, परस्यू करते हुए क्या, मोमेंटरी प्लेजर्स, तो ये सही है, स्ट्रक्चर वाइज सही है। पर आगे वाला देखते हैं, थ्रू परसुएड। अब थ्रू के बाद भी परसुएड आ गया, वर्ब थर्ड, थ्रू जो है हमारा वही प्रपोजिशन है, तो वो भी यहाँ पे गलत हो गया, राइट। तो वाइल आ गया, वाइल के बाद हमारा परसुइंग आ गया, यानी जीरेंड आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए 53 डन, 54 इज देयर। वी मस्ट एंडेवर, हमें एंडेवर करना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना होगा। मस्ट यानी करना होगा, वी हैव टू डू इट, है ना, वी हैव टू एंडेवर, हमें ट्राई करना होगा टू इंक्रीज, इंक्रीज करने का, बढ़ाने का, किसको, विमेन्स एक्सेस, विमेन यानी महिलाएं, महिलाओं के एक्सेस को बढ़ाने का हमें ट्राई करना होगा। एक्सेस किसके लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा पर विमेन की पहुंच हो उसको बढ़ाने के लिए हमें ट्राई करना होगा। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, दोनों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे ना फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, जब भी आप लोग रजिस्टर लेके अगर बैठ रहे हैं तो प्लीज फिक्स प्रपोजिशन का एक अलग पेज होना चाहिए, उसमें जरूर से ये नोट करते रहना चाहिए। एक्सेस है तो टू होगा, एक्सेस है तो टू होगा, एक्सेस टू, ये वाला एक्सेस क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, और ये वाला एक्सेस मतलब पहुंच में आप अप्लाई कर सके वहां तक, है ना, तो वो वाला। तो वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज विमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन, टू एजुकेशन ही ढूंढना चाहिए, टू एजुकेशन। अब ऑल्सो कभी अकेले नहीं आता है, अगर या तो बट ऑल्सो हो तब, तो एंड हटा के टू, सॉरी ऑल्सो हटा के एंड कर देंगे, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे और लिखा हुआ, या तो एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट, गलत हो गया। एक्सेस के साथ इन आता नहीं है तो ये गलत हो गया, और एक्सेस भी गलत है यहाँ पे, है ना, इट इज एक्सेस, एक्स्ट्रा, एक्सीड, है ना, वो वाला एक्सेस है ये, और ये वाला एक्सेस पहुंच वाला, तो ये वाला आएगा यहाँ पर और उसके साथ टू लगेगा। 54 खत्म हो गया, यहाँ पे 55 पे चलेंगे गाइस। ये रहा 55, द इंडिया कंसेंसस स्टडी, कंसेंसस यानी गणना होता है, गिनती वाला, द इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है गाइज, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, जल्दी से सोच के बताइए, क्विकली सोचेंगे आंसर आ जाएगा। द इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट अ बेनिफिट्स, दोनों गलतियां हो गई हैं यहाँ पे, पहचान लिया ना, स्टडी हमारा सब्जेक्ट है, यदि हमारा स्टडी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, देयरफॉर द वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है, वर्ब में एस या ई एस लगा के बनता है। यहाँ पे एस या ई एस नहीं है, काट दो, इसमें एस है बिल्कुल सही है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें भी नहीं है काट दो, राइट आंसर हमारा सेकंड आ गया। अब इसमें सेकंड में देखो अ लिखा हुआ है और आ के बाद बेनिफिट्स, तो ये भी गलत है ना, बेनिफिट्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और एन के साथ नाउन हमारा हमेशा
सिंगुलर आना चाहिए तो यहाँ पे द भी दे दिया और बेनिफिट्स भी दे दिया, ठीक है। आगे देखो बेटा जी, बाय लिखा हुआ है और वहां पे ऑफ लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है सेंटेंस पढ़ने की जरूरत हो। आइए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट्स, इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट करती है बेनिफिट्स, फायदे को। कौन से फायदे? ऑफ एडिंग, जोड़ने के फायदे। किसको जोड़ने के? डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस को जोड़ने के फायदे ये हमें दिखाती है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सेंस सही है और आंसर भी सही है। 55 यहाँ पे खत्म होता है, 56 पे आते हैं। दो हालांकि मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, इन द 16th सेंचुरी, अगर ऑनवर्ड्स नहीं होता ना तो ये 16th सेंचुरी बिल्कुल सही है। 16th सेंचुरी में पुडुचेरी गए बहुत सारे, पर ऑनवर्ड्स का मतलब के बाद से जाते रहे, ऑनवर्ड 16th सेंचुरी के बाद से जाते रहे, तो इन यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए दो हालांकि बहुत सारे यूरोपियन, अरे एस लगना चाहिए यूरोपियन में, देखिए मैनी है ना, नहीं ट्रेडर्स, आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने ये देखा नहीं, मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि बात पुरानी की हो रही है, पहले की हो रही, तो विजिट गलत हो गया है ना। ट्रेडर्स विजिटेड, ट्रेडर्स विजिटेड ये भी सही है, ट्रेडर्स विजिट ये गलत, ट्रेडर्स विजिट इसमें भी है ये गलत, दो गलत कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। विजिटेड पुडुचेरी, इन लिख दिया है। अब यहाँ पे भी मैंने बोला था ना इन गलत है, इन तब तक सही था जब तक ऑनवर्ड नहीं आ रहा था, तो ऑनवर्ड्स आ गया है, तो ऑनवर्ड्स, तो फ्रॉम द 16th सेंचुरी से ही लगातार उसके बाद से जाते रहे हैं, 16th सेंचुरी के बाद से जाते रहे, तो फ्रॉम यहाँ पे इज द राइट आंसर, सो द राइट आंसर इज सेकेंड। 56 खत्म हो गया, 7 इज देयर। बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स, इंक्रीज्ड यानी बढ़ती हुई, राइट। ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसका मतलब क्या है? एन एक्सीलरेटेड रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिएगा गाइज, लैंग्वेज को कमाल बनाया है यहाँ पर। CGL 2018 है हमारा, जो लास्ट ईयर 2019। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब बच्चे पेपर करके आते हैं ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये मैंने एनालिसिस करवाया इसका, और बच्चे क्या बोलते हैं, अरे बहुत आसान पेपर, इतना आसान तो कभी आया ही नहीं था। और ये क्वेश्चन उसी पेपर के जिसको बच्चे आके बोलते हैं हलवा पेपर था। भाई कैसे हलवा है, जरा बताओ, इतना हलवा है तो सबके ऑन मतलब टॉप आने चाहिए ना मार्क्स, फिर कैसे आप लोग, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है तब जाके नंबर कुछ और आते हैं, कैसे ये सब कुछ होता है। तो इतना हलवा एग्जाम नहीं आता है जितना स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं, या जितना वो लोग 4 लोग जो आके कह देते हैं ना, उतना नहीं मानना चाहिए। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लेवल कर दिया जाता है किसी भी, जैसे अब ये देखो, फिर जो हमारे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन से टफ आ रहे हैं ना, अभी स्टार्टिंग के ईजी थे, इसके 20 में जो हुए 19 वाले ईजी थे, और बाकी 18 वाला जो 19 में वही टफ था ना, तो टफ आते हैं बेटा, कुछ ना कुछ करके चेंज कर दिया जाता है। तो डोंट इवन थिंक ये कि आपका एग्जाम बहुत आसान आने वाला है, पर हाँ बहुत टफ नहीं आने वाला। अगर आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते तो कुछ बचता नहीं कॉन्सेप्ट, कि आपके एग्जाम में वही तो आएगा घुमा फिरा के। सो आसानी से बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस्ड होंगे तभी आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। आइए, बायोलॉजिस्ट भरोसा करते हैं दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स, बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है। तो अब इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्ट, या ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग, ये तो गलत हो गया, या ह्यूमन एक्टिविटीज मीन, ये भी सही है। एन एक्सीलरेटेड रेट, या एन एक्सीलरेटेड रेट फ्रॉम चेंज। अब देखो गाइज, इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी मेंट, बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं तो मेंट तो नहीं होगा, पहले तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। दैट इंक्रीज, बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है एन एक्सीलरेटेड रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट, यहाँ पे ठीक है। एक्टिविटीज मीन एन एक्सीलरेटेड रेट फ्रॉम लिख दिया है, देखो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज एंड हैबिटेट होना चाहिए, फ्रॉम चेंज नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज यहाँ पे है, इज मीनिंग यहाँ पे गलत है, मतलब निकल रहा है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। बहुत देरों बाद ऐसा हुआ है कि नो इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, वरना मुझे लगा था सारे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन 57 अगले वाले में चलेंगे। ये रहा रीजन, जब भी हमारा रीजन आता है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाई आया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, द रीजन ऑफ फेलिंग इन एग्जामिनेशन इज दैट की जगह बिकॉज दे दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा होता है। A reason why there are so much misconception on dyslexia
could be the sheer invisibility of the order. A reason, एक कारण, why there are so much misconception. Misconception क्या होता है? भ्रम, गलत फहमी, गलत फहमी को मिसकंसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गलत फहमी डिसलक्ष्या पे क्यों है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, कुड बी द sheer इनविजिबिलिटी, sheer मतलब कंप्लीट इनविजिबिलिटी, क्योंकि डिसऑर्डर के जो है कंप्लीट इनविजिबिलिटी है, क्योंकि डिसऑर्डर जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अब हम मिसकंसेप्शन एक है तो मिसकंसेप्शन, और बहुत सारे हैं तो मिसकंसेप्शंस बोलते हैं, जैसे अजम्पशन, अजम्पशंस, ठीक है, सजेशन, सजेशंस, इसी तरह मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो जब मिसकंसेप्शन अगर हमारा काउंटेबल है, बिकॉज इट इज काउंटेबल, क्योंकि ये काउंटेबल है, तो इसके साथ मच का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मच हमारा अनकाउंटेबल के साथ आता है और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब सिंस इट इज काउंटेबल तो हमें मैनी लगाना होगा, मैनी और मैनी के साथ मिसकंसेप्शंस। तो सबसे पहले इसको ढूंढ लो, यहाँ पे मच लिखा है, कट करेंगे, मैनी के साथ एक ही मिसकंसेप्शन नहीं होगा, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, इसको ऑलरेडी हमें काटना है, तो ये रहा, देयर आर सो मैनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द डिजीज डिसलेक्सिया, राइट। चलिए 58 इज डन हियर, 59 पे अब हम लोग चलने वाले हैं। द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल लैंड, द वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेतीबाड़ी वाला जो लैंड है, द वर्ल्ड का एग्रीकल्चर लैंड, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, आर नहीं मैच कर रहा, या तो यहाँ पे लैंड्स करें और लैंड्स तो नहीं होता है ना, नो मैन लैंड, तो आर जो है वो गलत है, इज आना चाहिए, सब में इज है। आगे पढ़ लेते हैं, मतलब ये तो 100% रॉन्ग हो गया, यहाँ पे पता चल गया। इन प्रेशर टू रेजिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स, प्रेशर में है, प्रेशर में है किस लिए, टू रेज करने के लिए, तो टू रेज होना चाहिए, टू रेज यहाँ पे भी है, और यहाँ पे अंडर और यहाँ पे एट, तो अब ये भी गलत हो गया है, ठीक है, रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्या किसमें प्रेशर में है, प्रेशर में है, तो अंडर प्रेशर या एट प्रेशर या इन प्रेशर, तो इन प्रेशर नहीं होता है, देख लिया अभी हमने ना, या तो इन प्रेशर होता तो फिर वो रेजिंग नहीं होता, ये वाली बात है ना, तो इन प्रेशर या अंडर प्रेशर तो ठीक है, पर एट प्रेशर तो नहीं होगा, एट तो लोकेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है, तो दे आर इन प्रेशर, दे आर अंडर प्रेशर टू रेज, राइट, दोनों चीज यहाँ पे गलत है, दे आर अंडर प्रेशर टू रेज, और इस भी आना चाहिए था। सारी चीजों को देखते हुए 3 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इट इज कन्वे टू ऑल द रेजिडेंट्स बाय नाउ, अब तक, बाय नाउ का मतलब है अब तक कन्वे किया जा चुका है, दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स, कि उन्हें जरूरत है पार्किंग स्टिकर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, बाय नाउ हो चुका है, अभी तक हो चुका है, तो इट इज कन्वे नहीं होगा, इट इज कन्वे क्या होता है, इट इज है, वैसे भी चलो इसको सिंपल से कर लेते हैं, मान लो हमने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे बी है, बी प्लस V3 होना चाहिए, यानी ये गलत है, इट इज कन्वेड तो ठीक है, इट विल बी कन्वेड और इट हैज बीन कन्वेड, अब ये चीज हो गई। अब यहाँ बाय नाउ है, अब तक ये कन्वे किया जा चुका है, राइट। इट इज कन्वे मतलब क्या होता है, इट इज कन्वेड मतलब है ये अभी तक कन्वेड किया जाता है, तो जब अभी तक आ गया यानी कन्वे किया जा चुका है, राइट। तो राइट आंसर इज नहीं होगा, हैज बीन होगा। चलिए गाइस 60 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं आज के, एंड एक्चुअली आई वांटेड टू टेक इट लॉन्ग, पर अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस सेशन को फिर से किसी और दिन लेकर आएंगे, पूरे 100 मतलब कुछ 300 क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना, तो एक लॉन्ग सेशन लाकर इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म नहीं करा था लॉन्ग सेशन के लिए, तो माइट बी नेट की वजह से, ड्यू टू एनी रीजंस, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर, लेट अस स्टार्ट इट वंस अगैन इन एनी अदर डे। तब तक के लिए आपके रजिस्टर को मेंटेन करिए, एक रजिस्टर गाइज मेंटेन ही कर लीजिए इंडिया स्टडीज़ के नोट्स के लिए। जब जब आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, कंसेप्ट का वीडियो आता ही रहता है हर रोज़ लगभग, तो आप नए कंसेप्ट उसमें लिखते जाए, विद एग्जाम्पल लिखेंगे तो रजिस्टर से ही आप अपने रिविजन्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो रिविजन करने के लिए, कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए एक बार और मुझसे मिलना पड़ेगा अपने नेक्स्ट सेशन में। कल सुबह वोकैबुलरी के सेशन में फिर से मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। वंडरस वीडियोज़ हैं, वंडरस वीडियो को देखिए, वंडरफुल फील करेंगे, वंडर हो जाएंगे, और आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, आपके पास भी बहुत सारे नए नए कॉन्टैक्ट्स होंगे, सब
सबको जल्दी से कॉन्टैक्ट करके प्लीज़ बता दीजिए कि भाई इंडिया स्टडीज़ इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ द बेस्ट वन फॉर इंग्लिश। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, अगर नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा है तो। और बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख लीजिए। अगर आपको ग्रामर के सेशंस वास्तव में अच्छे लग रहे हैं और कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कंसेप्ट के लिए पूरा ग्रामर आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया और यहाँ से पढ़ लिया तो किसी भी समय आपको ग्रामर में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इट इज़ 100% ट्रू। सो विद दिस होप कि आप मुझे पसंद करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अभी नहीं करिए प्लीज़, इट विल नॉट कम टू मी। आपको प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और सुबह के वीडियो में मुझसे मिलने के लिए फिर से तैयार हो जाइए। अभी के लिए गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। पढ़ना जारी रखिए गाइस। और एक और बात मैं बता दूँ, आपके साथ मैं हर समय हूँ। अभी जो मुहिम चल रहा है उसमें भी मैं आपके साथ हूँ। बस आपके साथ जैसा कि मैं हमेशा काम कर रही हूँ, आपको भी अपने काम को हमेशा रेडी रखना है गाइस। पढ़ते भी रहिए, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है लेटर और सूनर, जब भी होगा बट पढ़ना हमें जारी रखना है। मैं ट्वीट करके ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियोज़ भी ज़रूर से शेयर करूँगी, पर आप भी पढ़ना जारी रखिए। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। एक और सेशन के साथ फिर से मिलेंगे कल रात को 9 बजे कंसेप्ट वाले वीडियो में, और आज अभी सुबह के लिए वो कैब की वीडियो में भी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।